तो बोलता है, फौजी मेरे से लड़ने की हिम्मत तो ले आएगा, कमीनापन कहां से लाएगा। तो वर्तमान में जो सत्ता है, इनसे लड़ने के लिए हिम्मत तो अपने पास है, अब कमीनापन भी लाना होगा। और यदि कमीनापन लाने से संविधान बचता है, यदि किसी राक्षस को मारने के लिए वज्र का निर्माण करना है, तो दधीची को जलना होगा। दधीची का आत्मसमर्पण जरूरी है, क्योंकि मारना दैत्य को है। दधीची को जाने पे विलाप करोगे तो दैत्य आपको किसी के विलाप करने लायक छोड़ेगा नहीं। आप गुलाम समझता है जनता को, मूर्ख समझता है जनता को। मैं आसाम के समय रक्तपात हुआ, कांग्रेस के समय इतना रक्तपात हुआ। कांग्रेस की बात मत कर, तू अपनी बात कर। 11 साल से तू भी है। 11 साल में क्या हुआ? जितने आतंकी हमले पहले नहीं हुए, उससे ज्यादा आतंकी हमले आज हुए हैं। क्या कर लिया आपने? आज आप बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ पानी नहीं चलेगा, खून नहीं बहेगा, क्रिकेट कैसा चल सकता है? और जब वानखेड़े स्टेडियम खोदा गया शिवसेना द्वारा, तब क्या बीजेपी ने साथ नहीं दिया? तब आपको पाकिस्तान से नफरत थी। आज आपका बेटा बैठा हुआ है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पे, तो आज उसके लिए आपको सारे पाकिस्तानी भाई हो गए। मैं व्यक्तिगत रूप से खेल, संस्कृति, संगीत, इसमें बाउंड्रीज नहीं देखता, इसमें मैं धर्म नहीं देखता, इसमें मैं जाति पाति नहीं देखता। लेकिन फिर यह अधिकार मुझे है कहने का कि गुलाम अली की गजल भी सुनूंगा, पाकिस्तान से क्रिकेट भी खेलूंगा। लेकिन गुलाम अली की गजल सुनने में आपको तकलीफ है और पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने में आपको प्यार है। और निर्लज्ज इतने कि वो सिन्हा, एक सांसद है, वो कहता है कि पानी और खून बोला था, क्रिकेट नहीं बोला था। यह निर्लज्ज लोग हैं, बहुत ही निर्लज्ज लोग। मतलब इनसे क्या लड़ा जाए? हदपत हो जाता आदमी, निर्लज्ज जाता। मतलब हाँ, नहीं बोला था, खेल बोलेंगे तब करेंगे। खेल कब बोलोगे? शरद पवार जी जिस दिन अध्यक्ष बन जाएंगे, उस दिन खेल भी बंद कर देंगे, क्योंकि शरद पवार जी क्रिकेट में है, अभी हमारा बेटा क्रिकेट में है। तो और ये कहते कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मैच हो रही तो मना नहीं करेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, मॉस्को में ओलंपिक थे, अमेरिका के नेतृत्व में इस विश्व के आधे देशों ने बहिष्कार किया था। क्रिकेट तो चंद देश, 10 देश खेलते हैं, उसमें आपको डर लगने लगा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तुम्हारी साख कहां रही है? जहां जाते हो जूते खा के आते हो। अमेरिका जाता है, वो आपको इतना बोलता है। और आज एक सुप्रिया जी, पता है आपने वो स्टेटमेंट सुना कि नहीं? एक नए राजदूत आ रहे हैं भारत में अभी, अमेरिका के। उन्होंने आने के पहले एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने कभी भी मोदी के बारे में अपशब्द नहीं कहे, न कभी मोदी के बारे में बुरा कहा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जितना भी कहा वो भारत के बारे में कहा। मतलब भारत को गाली दी, भारत को बुरा कहा, मोदी जी को बुरा नहीं कहा। तो मैं आज उस मां भारती के बेटे को पूछता हूं, आज डोनाल्ड ट्रंप का राजदूत कहता है कि उसने तुम्हारे मां को गाली दी। आज तुम्हारे में औकात है डोनाल्ड ट्रंप को पूछने की कि तूने मेरे मां को क्यों गाली दी? एक पंक्चर वाला किसी स्टेज पे जाके एक गाली देता है और आप इसको राष्ट्र की समस्या देख रहे हो। आप अपने मां के लिए मेरे मां को गाली दी, मेरे मां को गाली दी, मेरे मां को गाली दी। अरे गाली किसने दी? नरेंद्र मोदी की मां कोई इतनी सस्ती चीज है कि कोई भी आके गाली दे और उसका अपमान हो? मैं इंदौर में था। इंदौर में सर सेठ हुकुमचंद की एक किस्सा है। सर सेठ हुकुमचंद बहुत बड़े टेक्सटाइल टाइकून थे, कॉटन किंग माना जाता था। बिरला जी ने पहली जूट मिल जो शुरू की थी, उसका फाइनेंस सर सेठ हुकुमचंद ने दिया था। इंदौर में बहुत बड़ी हुकुमचंद का पैलेस बना हुआ है, कोठी, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने हुकुमचंद मिल शुरू की। तो कोई एक वहां पे नेता खड़ा हुआ, उन्होंने बोला बोनस चाहिए, उन्होंने बोला कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो वो टांगा लेके पूरे इंदौर में घूम रहा। हुकुमचंद सेठ दिवालिया हो गए,
हुकुम सेठ सन दिवालिया हो गए हो। तो शाम के टाइम पे सब बड़े लोग बैठने मिलने जाते थे। तो किसी ने कहा कि क्या कर रहे हो सेठ, इसके मुंह पे कुछ पैसे दे के खत्म कर दो ना, पूरे शहर में बदनामी कर रहा है कि हुकुमचंद सेठ दिवालिया हो गए हो, हुकुम सेठ चंद दिवालिया हो गए हो। तो हुकुमचंद ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, बिरला बोले तो जानू, बिरला कहे हुकुमचंद दिवालिया हो गया तो उसको दिखाऊंगा मैं मेरी तिजोरी। ये अरे गहरे नत्थु ठहरे की औकात क्या है कि वो मुझे दिवालिया बोल जाए और मैं दिवालिया हो जाऊं। एक पंचर वाले की औकात इतनी हो गई जो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं है, उसने गाली दी तो मोदी जी का मां का अपमान हुआ। और फिर मोदी जी जब गाली की बात शुरू हो गई तो पता पड़ा कि भारत देश के सबसे ज्यादा शातिर गालीबाज भाजपा में बने हुए हैं। एक एक के वीडियो सामने आए, सब चुप हो गए। उसके बाद कुछ नहीं। अभी हमारे साइबर पे हमारे मित्र ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। मैं एक साइबर का किस्सा सुनाता हूं। 2 दिन पहले, क्योंकि आप सम्मेलन में व्यस्त होंगे, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, एकाएक सुबह खबर आई कि राहुल गांधी ने जो बेंगलोर के वोट चोरी को पकड़ा है, वो ब्रह्मदेश यानी म्यांमार में एक तय हुआ था, षड्यंत्र रचा गया था। और नेपाल जैसी स्थिति भारत में करने के लिए राहुल गांधी ने म्यांमार के साथ हाथ मिलाया। साहब, सुबह वो खबर आई, कोई मेटा डेटा करके चालू हो गया मामला, और धनाधन सारे चैनल लग गए कि देश निकाला कर देना चाहिए, पूरा गांधी परिवार ऐसा, ये वो। मैं ऑफिस में आया, सब ऑफिस में एक दूसरे की तरफ देख रहे, ये मेटा डेटा क्या है भाई, हम भी टेक्नोलॉजिकल सेवी है नहीं। फिर किसी को पूछा तो उसने कहा हम बताते हैं। इसी बीच एक युवा पत्रकार जो इंडिया टुडे ग्रुप में था और प्रताड़ित होकर उसने छोड़ दिया, वो अपना कुछ कुछ करते रहता है, उसने एक ट्वीट किया। मैंने उसको फोन किया, मैंने अरे क्या ट्वीट कर दिया? बोला भाऊ यही तो खेल है सारा। तो मैंने बोला एक शो मैं करता हूं, आ जाओ मेरे शो पे। तो आया। अब होता यह है कि आज ये कार्यक्रम हुआ, कल कार्यक्रम का जो आखिरी समय तक कुछ बदलाव होते रहे, तो रात को 7 साढ़े 7 बजे फिर नया कार्यक्रम लोड हुआ। तो जब कार्यक्रम लोड होता है तो उसका एक मेटा डेटा होता है, उसमें वो टाइम जोन होता है कि इतने टाइम में किया। अब कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में इतने ऐप होते हैं कि कहीं ना कहीं बग घूमते रहते हैं, तो कई बार वो टाइम जोन है फ्लैक्चुएट करता है। तो इन्होंने, राहुल गांधी ने जब लोड किया वो डाटा कंप्यूटर पे, उसका टाइम जोन निकाला, तो उसका टाइम जोन 3-4 चीजों में आया। टाइम जोन के आगे नाम नहीं लिखा रहता है कंट्री का, टाइम जोन लिखा रहता है, और जोन के हिसाब से कंट्री ढूंढनी पड़ती है। तो 4-5 टाइम जोन आए वो 5-7 मिनट में। उसमें एक टाइम जोन म्यांमार का था। इन्होंने ऊपर की इंडिया, नीचे का इंडिया छोड़ा, बीच का म्यांमार पकड़ लिया और शुरू हो गए। अब आम आदमी को क्या लगेगा कि भाई सही में ये तो बहुत, मतलब ये टेक्नोलॉजिकली बता रहा है, वो स्क्रीनशॉट बता रहा है, और लोग आ रहे हैं, और ये हुआ। वो जो लड़का था उसने पहले सुबह से मेटा डेटा समझा, फिर उसने कुछ नहीं किया, एक्सपेरिमेंट के तौर पे प्राइम मिनिस्टर के वेबसाइट पे गया, मोदी जी के, और मोदी जी ने अपने प्रॉपर्टी के डिटेल्स लोड किए थे। वो फाइल का उसने टाइम जोन निकाला, इस्लामाबाद का आया। फिर उसने 2 बार चेक किया, फिर वो बीजेपी के साइट पे गया, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र लोड किया था, उसका टाइम जोन देखा, बांग्लादेश था। तो उसने कहा कि राहुल गांधी ने म्यांमार के साथ मिलकर देश में क्रांति लाने का प्रयास किया, राहुल गांधी को सजा होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक मेरे देश में यह हो रहा है कि मेरे प्रधानमंत्री, जिनके हाथ में देश की बागडोर है, वो इस्लामाबाद से काम कर रहे हैं, दुश्मन देश से, और उनकी पार्टी बांग्लादेश से बैठ के काम कर रही है कि देश की सुरक्षा का क्या होगा। उसने भी वही टाइम जोन का स्क्रीनशॉट सबको दिया। 5 मिनट के अंदर स्मशान शांतता, दूसरी खबरें चालू।
तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। आपको 24/7 आपको अलर्ट रहना होगा। आपके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र चलते हैं ये देखना होगा। और इसी अलर्टनेस को आज के डेट में संविधान को बचाने की लड़ाई मानेंगे। इसी अलर्टनेस को हम लड़ाई मानेंगे कि हमारी जो प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है इसको बचाने की। नहीं तो हम लड़ते रहेंगे, नतीजे कुछ नहीं आएंगे। हमें कई बार उस लेवल पे जाना होता है, न जानते हुए भी आपको उस लेवल पे उतरना होता है, क्योंकि आप अपने आप को गिरा रहे हो, लेकिन इसलिए गिरा रहे हो कि संविधान और लोकतंत्र को आपको जिंदा रखना है। और वो इसलिए गिरे हुए हैं कि उनको संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करना है। लड़ाई ये है। और इसके लिए आपको एक चाइना टाउन एक पिक्चर आई थी, बहुत लोगों ने देखी होगी। उस पिक्चर में एक बहुत ही खूंखार विलन था। वो दो डायलॉग में बोलता था, जेब बात। तो उसको पकड़ लेते हैं तो बोलता है, ये फौजी मेरे से लड़ने की हिम्मत तो ले आएगा, कमीनापन कहां से लाएगा। तो वर्तमान में जो सत्ता है, इनसे लड़ने के लिए हिम्मत तो अपने पास है, अब कमीनापन भी लाना होगा। और यदि कमीनापन लाने से संविधान बचता है, यदि किसी राक्षस को मारने के लिए वज्र का निर्माण करना है तो दधीची को जलना होगा। दधीची का आत्मसमर्पण जरूरी है, क्योंकि मारना दैत्य को है। दधीची को जाने पे विलाप करोगे तो दैत्य आपको किसी के विलाप करने लायक छोड़ेगा नहीं। और ये वर्तमान में दैत्य है, इसकी लड़ाई आपको लड़नी होगी। झूठ है, रोज बोलते हैं, मुंह खोलते तो झूठ के लिए खोलते हैं। पहले झूठ पकड़ने पे थोड़ी शर्म आती थी, अब ये झूठ बोलने की बोलते थे। हाँ बोला तो, अरे क्यों बोला, तुमने क्यों नहीं बोला, तुम भी बोलो। क्या करोगे? चुनाव आयोग का तो ऐसा हो गया कि मेरे घर चोरी हुई, मैं पुलिस स्टेशन में गया, चुनाव आयोग, मैंने बोला साहब मेरे घर में चोरी हो गई। बोला एप्लीकेशन लिखो। लिखी, क्या क्या चोरी हुआ? मैंने बोला 20,000 रुपए कल बैंक से निकाल के लाए थे। अरे वो है कितना? मतलब 20,000 गए। और मैंने बोला वो 2 चूड़ियां चली गई गोल्ड की, एक कंगन था वो चला गया, हाँ, और 2 अंगूठियां गई। ठीक है, ढूंढेंगे चोर को। मुझे लगा ये तो चोर को ढूंढेंगे नहीं। मैंने चोर को ढूंढा, चोर को पकड़ा, माल के साथ पकड़ा, पुलिस स्टेशन ले गया। मैंने साहब ये चोर है। बोले एफिडेविट दे दो कि ये चोर है। मैंने ये माल पकड़ा ना इसका। बोले चोर को तू लिख के दे कि तू चोर है। चोर के मैंने बोला तो बहुत मारूंगा। बोले अच्छा मैं लिख के देता हूं मैं चोर हूं। बोले साहब इसने लिख पे दिया, अब चोर है। बोले अच्छा क्या क्या माल मिला? बोले 20,000 रुपए मिले। ठीक है, और क्या मिला? 2 रिंग मिली, वो चूड़िया भी मिली। ठीक है, कंगन भी मिला, इसमें अंगूठी भी लिखी है। मैं हाँ 1 अंगूठी मिली, आपने तो 2 लिखी थी। मैं पता नहीं इसने 1 कहां रखी। अब वो चोर डर के मारे बोले नहीं तो मैं तो साहब जितना था सब मिल गया। हवालदार अशोक वानखड़े पे एफआईआर दर्ज करो, इसको अंदर करो। झूठी कंप्लेंट लिखी कि 2 अंगूठियां गई थी, 1 ही अंगूठी गई। मैंने ठीक है मुझे एफआईआर करो, मुझे अरेस्ट करो। बोले ये चोर का क्या? बोले चोर कितने सच्चाई से बोल रहा था कि मैंने 1 ही अंगूठी दी। बेटा तू जा, चल निकल, ये जो 20,000 है मेरे लिए छोड़ जा। क्योंकि वानखड़े ने एप्लीकेशन की तो 20,000 रुपए देने पड़े उसको। ये वर्तमान में चुनाव आयोग है। ऐसे चुनाव आयोग से अपेक्षा मत रखिएगा, न्यायपालिका से अपेक्षा मत रखिएगा। जब राजकीय दलों के प्रवक्ता न्यायाधीश बनने लगे और जब सर्वोच्च न्यायालय के भांजे भतीजे जब उच्च न्यायालय में कोर्ट में जाने लगे तो समझ जाइए यू ऐसे ही नहीं जाता। जब हमने कहा कि साठे मैडम कैसी गई, सब बगले झांकने लगे। जब वाकोड़े गया तब समझ में आ गया साठे मैडम कैसी गई। तुम्हारा एक करवा दो, एक हमारा करवा दो, दोनों मिलके एकमेकाचं सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत, दोनही मिळून लुटतायत देशाला। त्यामुळे अपेक्षा कोणाकडनं करायची नाही, अपेक्षा स्वतःवर विश्वास ठेवा। नरेंद्र मोदीचा एकच मंत्र मी आयुष्यात नेहमी जपून ठेवतो,
आणि तुम्ही आयुष्यात उतरण्याचा प्रयत्न केला, तुम्ही सगळे उतरवा. आत्मनिर्भर करो, आत्मनिर्भर भरो, मेरे भरोसे मत रहो. तो हर एक को आत्मनिर्भर होना है, किसानों को आत्मनिर्भर होना है, यहाँ बेरोजगारों को आत्मनिर्भर होना है, नेताओं को आत्मनिर्भर होना है, उम्मीदवारों को आत्मनिर्भर होना है, सबको आत्मनिर्भर होना है. चुनाव आयोग के भरोसे मत रखो, कंप्लेंट की तो भरोसे मत रखो. अभी यहाँ पे खाना खाते समय मुझे 4 लोग आ गए, हमने सब कंप्लेंट की. आपका पनवेल का केस तो इतना अच्छा है कि उसने कंप्लेंट की, कुछ नहीं हुआ, वो हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने कहा कि साहब एक्शन लो. उसके बाद इन्होंने कहा कि अब तो शुरू हो गया सब प्रोसेस. अब तो ये जो फ्रॉड मतदाता सूची है इसी पे लोकसभा होगी या विधानसभा होगी, और उसी पे विधानसभा होगी. और 75,000 का मतदान था, विधानसभा में 2-2, 4-4 हजार में खेल हो जाते हैं और वो पूरा क्लियर हो गया. तो ये ऐसा हर जगह हो गया. नाउम्मीद मत होइए, नाउम्मीद मत होइए. लड़ना है निरंतर. यदि इंसान हो तो लड़ना सीखिए. बहुत दिन तक हमने भी सत्ता भोगी, आपने भी सत्ता भोगी. हमने तो क्या भोगी, हम तो एक ही साइड पे है. जब आप सत्ता में आते हैं तब भी हम गाली खाते हैं, जब वो सत्ता में आते हैं तब भी गाली खाते हैं. लेकिन हमको बुरा नहीं लगता, क्योंकि पत्रकारों का काम ही है जनता की समस्याओं को शब्द देना, और सरकार कुछ गलत करे तो उसको उजागर करना. ये हर एक का काम है. सत्ता पक्ष हमको कैसा लेता है, एक क्रिटिक के तौर पे देता है कि दुश्मन के तौर पे लेता है, ये सत्ता पक्ष पे होता है. कोई क्रिटिक के तौर पे लेता है, कोई दुश्मन के तौर पे लेता है. दुश्मनी भी सर आंखों पे, उसके भी सर आंखों पे, क्योंकि हम डरते नहीं. हमने एक कोई हमारे घर में पीले चावल तो लेके नहीं आया था पत्रकार बनो करके. आई बिकेम अ जर्नलिस्ट बाय चॉइस, और यदि मैं चॉइस से हूं तो मैं ये हूं. अब थोड़ा हम ये बात करेंगे कि पिछले लोकसभा में इतना भयानक बुरी तरह से हारने के बाद फिर सत्ता में कैसे आए. मैं जानता हूं कि मशीनों ने खेल किया है, मैं जानता हूं कि मतदाता सूची में गड़बड़ हुई, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है, थोड़ा आत्ममंथन करने की जरूरत है. कई उम्मीदवार आपके ऐसे थे कि जिसका डिपॉजिट जब्त होना था, ये उम्मीदवार घोषित होने के बाद भी पता पड़ा. उस उम्मीदवार को टिकट किसने दिया, ये सोचने की बात है. आपको ये भी देखना होगा कि जवाबदेही तय करनी होगी. जो भी अध्यक्ष होंगे, भी आप अध्यक्ष है, जवाबदेही तय करनी होगी. यदि कोई कहता है कि साहब मैं गारंटी लेता हूं ये जीतने की, उसका डिपॉजिट जब्त हो गया तो उसका गरिबान पकड़िए, क्योंकि उसने हो सकता है चंद रुपए लेके टिकट दिया हो या कुछ और फेवर के लिए दिया हो. मैं आरोप नहीं लगाता, लेकिन जब दिया है तो उसने पार्टी का नुकसान किया, उसने लोकतंत्र का नुकसान किया, उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया. और इस बार ये तीनों राजनीतिक दलों में हुआ है. और जब मेरी कुछ आपके एक पार्टनर से बात हुई, उसने कहा कि नहीं, प्रॉब्लम यह है कि राष्ट्रवादी से बात करते बोलते कांग्रेस और शिवसेना ने किया होगा, शिवसेना से बात करते तो बोलते इन दोनों ने किया होगा, नाना पटोले से बात करते तो बोले इन दोनों ने किया होगा, और सभी ने किया है. क्या करें. तो मैंने एक को कहा, मैंने बोला मैं नाम बताता हूं आपको, और 2 मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बताई. मैंने बोला जो उम्मीदवार वहां लड़ रहा था बीजेपी का, उसने बोला कि 20 करोड़ रुपए देके मैंने टिकट खरीदवाई है. क्या करोगे. मैंने आप देख लो, ये 20 करोड़ आप तक आए कि बीच में खा गए. आए हो तो कम से कम पार्टी फंड जोड़ दो. ये करना होगा, क्योंकि सामने आपके बहुत ही शातिर खिलाड़ी है. आपके सामने ऐसा आदमी है, नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ी बात. और फिर आप नेता जब बोलता है तो कार्यकर्ता उसी नेता के वक्तव्य पे टिका रहता है.